कभी ये सोचा है कि एक नवजात शिशु का दिमाग वो कैसे काम करता है? मेरा मतलब, वो तो सिर्फ रोशनी और आवाज को महसूस कर सकता है ना? और वहां से लेकर लोकतंत्र, न्याय और प्रेम जैसी कॉम्प्लेक्स बातों को समझने तक का जो सफर है, वो कैसे तय होता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने वाले एक, कह सकते हैं कि एक जासूस के बारे में है। स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक तो कहा ही जाता है, पर मैं उन्हें बच्चों के दिमाग का एक जासूस कहना ज्यादा पसंद करता हूं। और उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज ये थी कि बच्चे कोई कोरा कागज नहीं है जिन पर हम ज्ञान लिखते हैं, नहीं, बल्कि वे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयोगों से दुनिया की अपनी समझ खुद बनाते हैं। और ये सिद्धांत उन्होंने किसी लैब में नहीं, अपने ही 3 बच्चों को बड़ा होते देखकर गढ़ा था। बिल्कुल। और पियाजे के पूरे काम की बुनियाद एक बहुत बड़े सवाल पर टिकी थी, जिसे वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहती थी। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। ज्ञान का जन्म कहाँ से होता है, हम शून्य से जानना कैसे शुरू करते हैं। तो आज हम पियाजे के इसी जासूसी के सफर को समझेंगे। देखेंगे कि हमारे सोचने का तरीका किन औजारों से बनता है, विकास की सीढ़ियों पर हम कैसे चढ़ते हैं, और ये सब एक क्लासरूम में बैठे बच्चे के लिए क्या मायने रखता है। चलिए, तो फिर इन औजारों से ही शुरू करते हैं। पियाजे एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्कीमा। ये सुनने में तो थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में हम सब इसका इस्तेमाल हर पढ़ कर रहे हैं। इसे दिमाग का एक तरह का ऐप समझ सकते हैं क्या? मेंटल ऐप, वाह, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। स्कीमा असल में जानकारी का एक संगठित ढांचा ही है, एक मानसिक फोल्डर या जैसा अपने का एक ऐप। जैसे एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक ऐप होता है। उस ऐप में क्या जानकारी होगी? 4 पैर, 1 पूंछ, भौंकने की आवाज। तो जब भी वो कोई ऐसी चीज देखता है, उसका दिमाग तुरंत उस कुत्ता ऐप को चला देता है। ठीक है, तो ये दुनिया को पहचानने का एक शॉर्टकट है। लेकिन दुनिया तो हमेशा हमारे बनाए हुए फोल्डर में फिट नहीं होती। तो क्या होता है जब उस बच्चे को कोई ऐसी चीज दिखती है जो ऐप से थोड़ी अलग है? मान लीजिए उसने अभी तक सिर्फ छोटे भूरे कुत्ते देखे हैं और अब वो एक बड़ा सा काला लैब्राडोर देख लेता है। बस यहीं पर सीखने की असली प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे पियाजे अनुकूलन कहते हैं। और इसके 2 रास्ते हैं। पहला है आत्मसातकरण, यानी असिमिलेशन। ये आसान रास्ता है। बच्चा उस बड़े काले लैब्राडोर को देखता है और सोचता है, 4 पैर, पूंछ, भौंकता है, हाँ, ये भी कुत्ता ऐप में फिट हो रहा है। वो बस उस नई जानकारी को अपने पुराने ऐप में अपडेट कर लेता है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस थोड़ी और जानकारी जुड़ गई। मतलब जो हम पहले से जानते हैं उसी चश्मे से नई चीज को देख लेना। लेकिन अगर जानकारी बिल्कुल ही फिट ना हो तो? जैसे अगर वो 4 पैरों वाली बिल्ली देख ले जो भौंकने की जगह म्याऊं करती है, मुझे लगता है यहीं पर दिमाग में असली घंटी बजती होगी। बिल्कुल। और इसी घंटी को पियाजे की थ्योरी का दिल कह सकते हैं। ये है दूसरा रास्ता, समायोजन, यानी अकोमोडेशन। जब बच्चा बिल्ली को देखकर अपना कुत्ता ऐप चलाता है, पर आउटपुट गलत आता है, ये भौंक नहीं रहा, ये अलग तरह से चल रहा है, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है, एक बेचैनी। उसे एहसास होता है कि उसका मौजूदा ऐप नाकाफी है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है ना, ये तो वही बेचैनी है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारे किसी पसंदीदा हीरो का कोई स्कैंडल सामने आ जाता है और हमारा दिमाग उस नई जानकारी को पुराने हीरो वाले स्कीमा में फिट करने के लिए संघर्ष करता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी मानसिक संघर्ष को संज्ञानात्मक द्वंद्व या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। पियाजे के अनुसार यही वो मानसिक खुजली है जो हमें सीखने पर मजबूर करती है। उस बेचैनी को दूर करने के लिए बच्चा अपनी समझ को एडजस्ट करता है। वो या तो अपने कुत्ता ऐप को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते नहीं होते, या फिर वो एक बिल्कुल नया ऐप बनाएगा, बिल्ली नाम का। अपनी सोच को बदलने का ये काम ही समायोजन है। तो आत्मसातकरण मतलब जानकारी को अपनी सोच में फिट करना, और समायोजन मतलब अपनी सोच को जानकारी के हिसाब से बदलना। और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वही हमें आगे बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को पियाजे ने साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन कहा है, मतलब कंफ्यूजन से वापस संतुलन की ओर लौटना। चरण उन्होंने कहा कि विकास एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जिसके 4 पायदान हैं। तो चलिए पहले पायदान से शुरू करते हैं, जन्म से।
पहला चरण है संवेदी गत्यात्मक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। इस दौर में बच्चा दुनिया को अपने शरीर और अपनी इंद्रियों से समझता है। छूकर, चखकर, देखकर, सुनकर उसके लिए सोचना और करना एक ही बात है। इस स्टेज में बच्चे का सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या होता है? सबसे बड़ी उपलब्धि? सबसे बड़ी छलांग है वस्तु स्थायित्व को समझना, ऑब्जेक्ट परमानेंस। शुरू में एक छोटे बच्चे के लिए जो आंखों से ओझल वो दिमाग से ओझल। अगर आप उसका खिलौना कंबल के नीचे छिपा दें तो उसके लिए उस खिलौने का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अच्छा, जैसे हम पीकाबू या आँख मिचोली का खेल खेलते हैं, बच्चा हर बार हैरान होता है जब हमारा चेहरा वापस आता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम सच में गायब हो गए थे। बिल्कुल, लेकिन 9-10 महीने का होते होते उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है। वो समझ जाता है कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। अब अगर आप खिलौना छिपाएंगे तो वो उसे ढूंढेगा, कंबल हटाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि अब वो चीजों की एक मानसिक तस्वीर अपने दिमाग में बना सकता है। तो एक बार जब बच्चा ये समझ जाता है कि दुनिया में चीजें स्थायी हैं, तब उसकी सोच में अगला बड़ा तूफान आता है भाषा के साथ, और ये उसे सीढ़ी के दूसरे पायदान पर ले जाता है ना? हाँ, 2 से 7 साल की उम्र तक आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे पूर्व तार्किक अवस्था भी कह सकते हैं। यहाँ भाषा और कल्पना का विस्फोट होता है, लेकिन तर्क अभी भी बहुत अनोखा और जादुई होता है। हाँ, इस उम्र के बच्चों की दुनिया ही अलग होती है। मुझे याद है मेरी भतीजी अपनी गुड़िया से ऐसे बात करती थी जैसे वो सच में सुन रही हो। कहती थी, गुड़िया को भूख लगी है। ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे जीववाद यानी एनिमिज्म कहते हैं, यानी निर्जीव चीजों को भी जीवित और सचेत समझना। इस चरण की एक और बहुत दिलचस्प विशेषता है अहं केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये न समझ पाना कि दूसरे का नजरिया आपसे अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एक 4 साल के बच्चे को फोन पे पूछा जाए, तुमने क्या पहना है, तो वो शायद सिर हिलाकर जवाब देगा, ये भूल करके दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसे देख नहीं सकता। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। या फिर एक बच्चा अपने पापा को उनके जन्मदिन पर खिलौना कार तोहफे में देता है, क्योंकि उसे खुद खिलौना कारें पसंद है। बिल्कुल, उसे लगता है कि जो उसे पसंद है वही पूरी दुनिया को पसंद है। वो अभी तक खुद को दूसरों के जूतों में रखकर नहीं सोच सकता। इसी स्टेज में वो प्रसिद्ध गिलास वाला प्रयोग भी आता है, जो मुझे हमेशा हैरान करता है। आप एक 5 साल के बच्चे को 2 बराबर गिलासों में बराबर पानी दिखाते हैं, फिर उसके सामने ही एक गिलास का पानी एक लंबे पतले गिलास में डाल देते हैं। वो तुरंत कहेगा कि लंबे गिलास में ज्यादा पानी है। उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? यहाँ 2 मानसिक बाधाएं काम कर रही हैं। पहली है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। बच्चा एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे पाता है, इस मामले में पानी की ऊंचाई पर। वो गिलास की चौड़ाई को नजरअंदाज कर देता है। और दूसरी बाधा है अपलटावी गुण, इरिवर्सिबिलिटी। वो मानसिक रूप से क्रिया को उलट नहीं सकता। वो यह नहीं सोच पाता कि अगर मैं इस पानी को वापस पुराने गिलास में डाल दूंगी तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा। तो फिर उसका दिमाग इस पहेली को सुलझाना कब सीखता है? मतलब लॉजिक कब आता है? तर्क की औपचारिक शुरुआत होती है 7 से 11 साल की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ मूर्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा अब तार्किक रूप से सोच तो सकता है, लेकिन केवल उन चीजों के बारे में जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है या अनुभव कर सकता है। अच्छा, तो अब वो ग्लास वाली पहेली सुलझा लेगा। हाँ, आसानी से। इसे संरक्षण का गुण कहते हैं। वो समझ जाती है कि चीज का आकार बदलने से उसकी मात्रा या संख्या नहीं बदलती। अब उसका दिमाग एक साथ ऊंचाई और चौड़ाई दोनों पर ध्यान दे सकता है। वो चीजों को क्रम में लगा सकता है, जिसे पंक्तिकरण कहते हैं, और उनका वर्गीकरण भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब वो मानसिक क्रियाओं को उलट सकता है। वो समझता है कि अगर 3 + 5 8 होता है, तो 8 - 5 3 ही होगा। बिल्कुल, उसकी सोच अब ज्यादा लचीली और संगठित हो गई है। लेकिन ये सब अभी भी ठोस वास्तविक दुनिया तक ही सीमित है। वो ईमानदारी पर बात कर सकता है, पर न्याय या स्वतंत्रता जैसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर बहस नहीं कर सकता। उसके लिए ये सीढ़ी का अगला और आखिरी पायदान है। किशोरावस्था, 11 साल के बाद की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा सिर्फ जो है उसके बारे में नहीं, बल्कि जो हो सकता है उसके बारे में भी सोचने लगता है। सही कहा। यहीं से अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत होती है।
किशोर अब न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता जैसी अवधारणाओं से जूझ सकता है। उसकी सोच वैज्ञानिक हो जाती है। वो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर ऐसा हो तो क्या होगा वाली सोच। हाँ, वो किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। लेकिन इस नई दिमागी ताकत के साथ कुछ दिलचस्प साइड इफेक्ट्स भी आते हैं ना। मुझे किशोरावस्था का वो दौर याद है जब लगता था कि पूरी दुनिया की नजरें बस हम पर ही हैं। हाँ, पियाजे ने इसे किशोरावस्था का अहं केंद्रवाद कहा, जिसके दो मजेदार पहलू हैं। पहला है काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। किशोर को लगता है कि वो एक स्टेज पर है और बाकी सब लोग ऑडियंस हैं। चेहरे पर एक छोटा सा मुहासा भी उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे पूरी दुनिया बस उसी को घूर रही है। और दूसरा पहलू तो और भी नाटकीय है, व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। ये सोचना कि मैं बहुत खास हूं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, या मेरा दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और इसे कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल, ये वही सोच है। जब 16 साल की उम्र में लगता है कि हमारा दिल टूटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये अपनी भावनाओं के अद्वितीय होने का एक विश्वास है। धीरे धीरे जीवन के अनुभवों के साथ ये दोनों ही चीजें कम होती जाती हैं। तो ये है वो 4 चरण का सफर, एक नवजात शिशु के शारीरिक अनुभवों से लेकर एक किशोर के अमूर्त विचारों तक। लेकिन इस सब जानकारी का मतलब क्या है? अगर कोई शिक्षक या अभिभावक ये सब सुन रहा है तो ये उनके लिए कैसे उपयोगी है? ये सबसे जरूरी सवाल है। पियाजे का सिद्धांत सिर्फ एक एकेडमिक थ्योरी नहीं है, इसका शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पियाजे एक रचनावादी थीं। उनका मानना था कि ज्ञान को बच्चों के दिमाग में डाला नहीं जा सकता, बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इसका मतलब शिक्षक का काम एक लेक्चरर का नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट का है, जो सीखने के लिए सही माहौल और सामग्री डिजाइन करता है। बिल्कुल, शिक्षक एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर। इसके कुछ सीधे सीधे शैक्षिक निहितार्थ हैं। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा। पाठ्यक्रम बच्चे के विकास के चरण के अनुसार होना चाहिए। आप 7 साल के बच्चे को जो मूर्त अवस्था में है उसे बीजगणित के अमूर्त समीकरण नहीं सिखा सकते। उसके लिए आपको ब्लॉक्स या कंकड़ जैसी ठोस चीजों का इस्तेमाल करना होगा। सही, गुस्सा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। चूंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, उन्हें खुद खोज करने, प्रयोग करने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे को कॉपी करने से गहरी समझ नहीं बनती। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट आता है, गलतियों का महत्व। हाँ, पियाजे मानती थीं कि बच्चों की गलतियां उनके सोचने के तरीके की खिड़कियां हैं। एक गलत जवाब का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बेवकूफ है, बल्कि ये कि वो एक अलग, अपने विकासात्मक स्तर के तर्क का उपयोग कर रहा है। तो एक अच्छा शिक्षक बच्चे को सजा देने के बजाय उसकी गलती का विश्लेषण करेगा और पूछेगा तुम इस जवाब तक कैसे पहुंचे, ताकि वो बच्चे की सोच को समझ सके। एकदम सही। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और हेल्दी हिस्सा है। और आखिर में तत्परता का सिद्धांत। हम किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए धकेल नहीं सकते जब तक कि वो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार ना हो। तो पियाजे हमें सिखाते हैं कि बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें हमें ज्ञान से भरना है, बल्कि वो सक्रिय निर्माता हैं जो अपने अनुभवों से दुनिया की समझ बनाते हैं। आत्मसातीकरण से लेकर समायोजन तक और संवेदी गत्यात्मक क्रियाओं से लेकर अमूर्त चिंतन तक, ये वाकई दिमाग के विकास का एक आकर्षक सफर है। और ये हमें याद दिलाता है कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां और वो जो हमने संज्ञानात्मक खुजली की बात की थी, वो कितनी जरूरी हैं। असल में वही तो हमें आगे बढ़ने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल। वैसे पियाजे का ये मॉडल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये इस विषय पर आखिरी शब्द तो नहीं है ना? मतलब क्या आधुनिक विज्ञान ने इन साफ सुथरे चरणों को किसी तरह से चुनौती दी है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पियाजे का काम क्रांतिकारी था, पर बाद के शोध ने दिखाया है कि विकास शायद उतना सीढ़ी जैसा और चरणों में बटा हुआ नहीं है। ये ज्यादा निरंतर और लहरों जैसा हो सकता है, जहां अलग-अलग क्षमताएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की भूमिका को थोड़ा कम आंका, जो हमारे सीखने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है
और आज की हमारी ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। पियाजे ने विकास को अलग अलग स्पष्ट चरणों में देखा, जैसे एक सीढ़ी पर चढ़ना। पर क्या हमारा मानसिक विकास वाकई इतना व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है, या ये एक ज्यादा मिश्रित और निरंतर प्रक्रिया है जहां हम एक ही समय में कई अलग अलग तरीकों से सोच रहे होते हैं?